आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार सभी को। अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के 47वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सौमिल सर हैं, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं और पार्टनर एट एसएसवी संघवी के एसोसिएट भी हैं। तो सर का जो है वो 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मेंटोरिंग करने में स्टार्टअप्स को। सर जो है काफी पैशनेट है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आज आप लोगों के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज आप सर से जो भी आपके आइडिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस है या कोई भी स्टार्टअप रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप वो सर से पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और मैं ये सेशन सर आपको दे रही हूँ। द सेशन इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। आप कभी भी बीच में आपका क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में 10 मिनट्स का हम क्वेश्चन आंसर राउंड वैसे भी रखने वाले हैं। सो सेशन इज ओवर टू यू नाउ सर। Well, thank you, ma'am. Uh, Clearly audible, right? सर यू आर क्लियरली ऑडिबल। Right, right. So, starting with the sessions, जो टॉपिक है आज का डायमेंशंस ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए को जनरली एक फाइनेंस बैकग्राउंड, एक नंबर्स के साथ जार्गन्स का देखा जाता है कि सीए है तो नंबर्स आ ही रहेंगे, सिर्फ नंबर्स नंबर्स होगा। तो आई ट्राई टू मेक इट लेस कॉम्प्लेक्स। नंबर्स तो रहेंगे, वैल्यूएशन है तो नंबर्स तो आने ही वाले, बट आई ट्राई टू बी मोर सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है। और उस तरीके से अपन इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। सो कमिंग टू द part of next slide. Ma'am, I'm unable to change the slides. सो यू हैव गॉट द एक्सेस। Check. सर एक बार एग्जिट करके फिर से शेयर करिए आपका स्क्रीन। हाँ हाँ। चेंज नहीं हो रहा है मैम। ऑलराइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, जो एक जनरली एक वैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ते हैं, वैल्यूएशन क्या होता है, कहाँ कहाँ वैल्यूएशन एप्लीकेबल रहता है। तो आपके Okay. एकेडमिक्स में भी Yes, काइंड, full. सॉरी, हाँ। सॉरी तो फॉर दैट। वही मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में द बेसिक्स वैल्यूएशंस कहाँ कहाँ आपके बुक्स में भी कई चैप्टर्स में पढ़ने में आता है कि एक फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन होता है कि आज आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, या अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका वैल्यू क्या है। इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, कम है, ज़्यादा है। इन्वेंट्री को जो वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट पे वैल्यू करना है या मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना है, एक वो एक सिनेरियो जनरेट होता है। पूरा बिजनेस का वैल्यू, जैसे मेन आज जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन हो गया आज, ये वैल्यूएशन आज 2x 5x वैल्यूएशन हो गया है। तो एक बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं। गुडविल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है या कहीं पे भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो अपन इन जनरल टर्म्स में यूज करते हैं कि गुडविल, आप मेरा गुडविल का कितना दोगे या गुडविल का वैल्यूएशन क्या रहेगा मेरा। तो एक वो एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में, अकाउंट्स में गुडविल का बारे में आप पढ़ते ही हैं। एक नया टर्म है जैसे ऑप्शन प्राइसिंग जो होता है। आज काफी सारे स्टार्टअप्स में जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको ईसॉप्स दिया जाता है। ईसॉप्स जो होता है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं। ये वो उनको भी कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस इन द कंपनी, या फिर उनका जो भी स्किल सेट है उसके बेसिस पे। तो ये अलग अलग तरीके के वैल्यूएशंस यूज होते हैं। और आप कहीं ना कहीं ये टर्म्स के साथ आप पढ़ते ही होंगे। अ, तो वैल्यूएशन और वैल्यू क्या है, आज एक समझते हैं सिंपल से एग्जांपल से।
ये एक आपके सामने बॉटल है, बिस्लेरी की 1 लीटर की बॉटल है। तो इसका वैल्यू क्या है? मैम इफ यू कैन ओपन द चैट बॉक्स फॉर मी, आई कीप द, मैं सेशन को इंटरेक्टिव रखूंगा थोड़ा सा। सेशन में इंटरेक्ट करते रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में। तो So chat box is open. ओके, तो जैसे आप एक बॉटल देख सकते हैं, तो इस बॉटल की वैल्यू क्या है? चैट बॉक्स में आप आंसर टाइप कर सकते हैं। एनीवन? कोई जवाब नहीं देख पा रहा हूँ। कोई 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 रैंडम आंसर कोई देना चाहेगा? सिंपल। 20 रुपए की बॉटल है, 30 रुपए की, क्या है? राइट, 20। एनी अदर आंसर, और कोई आंसर? ठीक है, तो इसको समझते हैं कि अब डिफरेंस क्या है। वैल्यू जब अपन बात करते हैं, आज अगर आप सपोज इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम कहीं घूमने गए हैं। आज सपोज मैं महसाना में घूमने आया हूँ, और महसाना में ये बॉटल मैं खरीदता हूँ बाहर मार्केट से, तो मुझे शायद 20 रुपए में मिल जाएगी। बट अगर मैं कहीं प्लेस पे गया हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग पे या कुछ कर रहा हूँ, तो माउंटेन क्लाइंब अगर मैं करता हूँ, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्या शायद 20 रुपए रहेगी, जहाँ पे थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, और मुझे चढ़ाई करनी है। तो चढ़ाई करते करते सपोज मैं 500 मीटर्स चढ़ चुका हूँ, अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्या मैं उसको 20 रुपए में ही खरीदूंगा अगर मेरे को जरूरत है तो? करेक्ट। जैसे अब वैल्यू चेंज हो गई, 30 to 40, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ नरेंद्र कुमार जी का आंसर आ रहा है 30 to 40। और कोई? क्या कोई इसके लिए 100 रुपीज पे करेगा? थोड़ा सा और चेंज करते एग्जाम्पल। आज मैं एक डेजर्ट में हूँ, दूर दूर तक पानी कहीं पे भी नहीं मिल रहा, वहां पे मेरे को एक छोटी सी दुकान मिलती है जहाँ पे एक 2 लीटर की 2 बॉटल पड़ी है, 1 1 लीटर की। और दूर दूर तक मुझे किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मेरे को बहुत प्यास लग रही है। तो मैं क्या पे करूंगा इसके लिए? शायद मैं इसके लिए कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, मतलब 1000, 2000, 5000, क्योंकि अगर मुझे प्यास लगी है उसका और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी प्यास खत्म करनी है, नहीं तो फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से वैल्यू क्या होती है? वॉरेन बफेट का एक सेंटेंस था कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या है? प्राइस एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में, कोई अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो एक डिटरमाइंड वे में अपन उसकी प्राइस दे रहे हैं। जो 20 रुपीज जो एमआरपी है, तो दैट इज प्राइस। बट उसमें से वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू सिचुएशनली, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जहाँ पे उसकी जितनी जरूरत है, तो उसके उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, दैट वो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोनों में प्राइस और वैल्यूएशन फर्क समझते हैं। तो प्राइस इज व्हाट, प्राइस हम जो एक ट्रांजैक्शन को, एक असेट परचेज करने के लिए, आज मेरे लिए पानी की बोतल एक असेट है, तो मैं उसको परचेज करने के लिए जो पे करूंगा, या जो मार्केट में जो एक रेट चल रहा है, तो दैट इज प्राइस। वो एक प्रिसाइज मेजर है। और वैल्यूएशन की जब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, तो वैल्यूएशन अपन प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं। वैल्यूएशन चेंज हो सकता है। एक टाइम पे अगर बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, तो मैं शायद उसके लिए 20 रुपए दूंगा, और जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं शायद उसके लिए ज़्यादा भी दे सकता हूँ। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें वैल्यूएशन में चेंज होती हैं, तो वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे अपन ने डिस्कस किया, तो वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या है। आज जैसे अपन ने पानी का एग्जाम्पल लिया बॉटल का, तो मेरे लिए, अगर मैं माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए उसकी वैल्यू सर्टेन अमाउंट है। अगर मैं रेगिस्तान में हूँ, डेजर्ट में हूँ, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू सर्टेन अमाउंट है। या मैं एक नॉर्मल सिटी में बैठा हूँ, तो उसके लिए एक अलग वैल्यू है। तो जिस टाइम पे क्या सिचुएशन है,
उसका उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन वेरी करती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अकाउंट्स के लिए भी बोलते हैं कि वैल्यूएशन, अकाउंट्स इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट। तो सिमिलरली वैल्यूएशन भी जैसे सब्जेक्टिव है, हालांकि हम उसके फिगर्स क्वांटिफाई करने की ट्राई करते हैं, बट वो एक आर्ट है, मतलब एक रेंज है। अपन उसको कभी भी प्रॉपर एग्जैक्ट फिगर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक रेंज दे सकते हैं, एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि इस रेंज में वैल्यूएशन होगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द अदर पर्सन, अदर दूसरे लोग की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन का एक रेंज हम दे सकते हैं। अब आते हैं मेन स्टार्टअप की बात करते हैं। तो स्टार्टअप में जैसे आज हम सब सुनते हैं स्टार्टअप का ये वैल्यूएशन हो गया, स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100x हो गया है। आज जोमेटो को इतने पे वैल्यू किया है, या फ्लिपकार्ट इतने पे वैल्यू है, या फिर कोई भी ओला का, उबर का, आज इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, सारे स्टार्टअप्स आए जा रहे हैं लोकल लेवल पे, छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े स्टार्टअप, तो सबका वैल्यूएशन आज पेपर्स में हम पढ़ते हैं या कहीं सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। तो वैल्यूएशन एक काफी ज्यादा एक हाइप टर्म हो गया है। तो वैल्यूएशन को अगर डिवाइड करते हैं तो वो है क्या, एक सिंपल सा एक आइडिया, एक ब्रिलियंट सा आइडिया आया। मतलब एक इंसान है, उसको एक आइडिया आया, उसने अब एक अच्छा सा अपना ब्लूप्रिंट बनाया, पीडीएफ या पीपीटी डेवलप किया, जहाँ पे उसने अपना डेक बनाया कि वो क्या क्या अचीव करना चाहेगा, 5 साल का रोड मैप बनाया, क्या क्या कौन से एम्प्लॉयज रहेंगे, क्या क्या लगेगा, सब कुछ उसने डिफाइन कर दिया। और फाइनेंस कितना लगेगा, और ये उसने डिफाइन करके बोल दिया कि ये मेरा वैल्यूएशन स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप और इसका ये वैल्यूएशन और ये चीज़ों से मेरा हो जाएगा। पर क्या ये इतना आसान है? मतलब एक स्टार्टअप अगर आ जाता है, तो स्टार्टअप में 4 चीज़ अगर डिफाइन कर दें, तो इज इट दैट सिंपल? वो इतना सिंपल हो सकता है कभी? शायद हाँ, शायद ना। मतलब उसके अलग ही चैलेंजेस हैं। मतलब अगर कोई स्टार्टअप लेके आता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पैसा, मतलब मनी। आज मनी जो चीज़ है, इतना इजीली, एक टाइम था जब शायद थोड़ा सा फंड फ्लो ज्यादा था, स्टार्टअप्स में फंडिंग आ रहे थे, बट आज के टाइम अगर आज बात करते हैं, तो आज फंडिंग विंटर्स बोलते हैं। तो आज थोड़े से इन्वेस्टर्स भी मच्योर हुए हैं, तो वो पैसा देख के डालते हैं, मतलब स्टार्टअप किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या रहेगा, कौन कौन उसने, प्रमोटर्स कितने खुद पैसा बर्न कर चुके हैं, या कितना खुद ने इन्वेस्ट कर दिया है, या फिर स्टार्टअप की कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, उसके बेसिस पे प्रमोटर्स बहुत सारे चेक्स एंड पॉइंट्स अपने देख के पैसा डालते हैं। मेजरली प्रमोटर का वेटेज ज्यादा रहता है कि प्रमोटर कितना स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ हिज आइडिया, उसका खुद का कितना कैपेसिटी और कितना पैशन है। बट फिर भी एक मनी सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन में कोई भी स्टार्टअप के लिए। दूसरे चैलेंज की बात करते हैं तो एक टैलेंट। अ, आज के दिन में राइट टैलेंट को रिटेन करना, पहले तो लाना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। कोई भी स्टार्टअप जब स्टार्ट करता है, तो कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ज्वाइन करेगा, तो उसको एक हमेशा अपना फ्यूचर या करियर के बारे में रिस्क रहता है कि क्या रहेगा। तो अलग अलग स्कीम्स या इसॉप्स के थ्रू रिटेन करने की ट्राई करते हैं, बट फिर भी टर्नओवर रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज काफी हाई रहता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज दूसरा है मैन पावर का, जो है स्टार्टअप में। तीसरा, जब बात करते हैं लैक ऑफ प्लानिंग, काफी बार क्या होता है, कोई स्टार्टअप के जो आइडियाज होते हैं वो शॉर्ट टर्म आइडियाज होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की जगह शॉर्ट टर्म आइडियाज पे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट ग्रोथ चाहिए होती है। तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तीसरा चैलेंज है। चौथा आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इनिशियल मोट होता है, तो वो वही सारे काम कर रहा होता है, सारे टारगेट्स वही सेट करता है, एग्जीक्यूशन भी वही करता है, मार्केटिंग भी वही करता है, सब कुछ वही करता है। तो टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो एक रोड मैप उसने डिफाइन किया होता है पेपर पे, शायद उसमें टाइम फ्रेम ऊपर नीचे हो जाता है। और साथ साथ में इन्वेस्टर्स का प्रेशर रहता है कि उसको, इन्वेस्टर्स प्रेशर करते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करो, या जो भी उसने अपना वैल्यूएशन डिराइव किया है प्रोजेक्शंस डेवलप करके, तो उसके ऊपर से अचीवमेंट चाहिए। बट काफी बार वो हो नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट का। प्लस कॉम्पिटिटर्स, हर स्टार्टअप भी आइडल सिचुएशन में बात करता है कि मेरा ये इतना ग्रोथ ट्रेंड रहेगा, मैं इतने लोगों को इतना मार्केट में कैप्चर कर लूंगा। सपोज इंडिया का अगर 1.4 बिलियन पीपल का मार्केट है, मेरा सर्टेन अमाउंट इतना इतना मैं मार्केट कैप्चर कर लूंगा। बट होता क्या है कि कितनी बारी कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, उसके पास ज्यादा पैसा रहता है, ज्यादा फंड इन्फ्यूजन करके, ज्यादा मार्केटिंग करके वो आपको कंपटीशन में किल भी कर सकता है। तो ये कॉम्पिटिटर का एक अलग ही चैलेंज रहता है।
और चौथा और लास्ट पॉइंट रहेगा ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स। आज आज जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, आज अपनी बात करते तो अपन भी कोई कैब बुक करनी होती है तो ओला, उबर, जुगनू सब सारे एप्लीकेशन चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ पे डील अच्छी मिल रही है। तो एक लॉयल्टी वाली जो बात होती है, तो वो लॉयल्टी भी रिटेन करना कस्टमर्स की बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आज जहाँ पे भी इजी अवेलेबल है या जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर इमीडिएट वहाँ पे शिफ्ट करता है। तो कैसे कस्टमर्स को रिटेन करके रखना, तो वो भी एक स्टार्टअप के लिए चैलेंज रहता है काफी। तो अब एक पॉइंट पे आते हैं कि स्टार्टअप में वैल्यूएशन होता कैसा है, जो हमारा आज का टॉपिक है, अनवीलिंग द डायमेंशंस ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो एक स्टार्टअप की जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन कैसे होता है और उसमें अमाउंट किस तरीके से इन्फ्यूज होता है। तो एक एग्जांपल, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जोमेटो का एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हाँ, अलग आगे के एग्जांपल में जोमेटो आएगा। सपोज जोमेटो का हेलो। हाँ, तो जोमेटो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं। कंसल्टेंट जो है जोमेटो का जो वैल्यूअर है, वो वैल्यू करता है कि जोमेटो का वैल्यूएशन 15 करोड़ है। सारे प्रोजेक्शंस लगा के सारा मेथोडोलॉजी जो आता है, मेथोडोलॉजी भी आगे डिस्कस करते हैं, बट सब कुछ डिराइव करके वो बोलता है कि 15 करोड़ का वैल्यूएशन। ठीक है। अब आइडियली एकदम इमीडिएट 15 करोड़ पे तो कोई इन्वेस्टर अमाउंट डालेगा नहीं। कोई आएगा, कोई नेगोशिएट करेगा, कोई अपनी टर्म्स रखेगा, हर तरीके से चीजें मूव होती है। तो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू 10, जो आपने 15 करोड़ दिया है उसमें हमको सर्टेन इश्यूज हैं या सर्टेन चैलेंजेस है, और हमारे कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन आ रहा है 10 करोड़। और सिमिलरली एक सेट ऑफ कस्टमर्स दूसरे आते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यूएशन आधी है, से 7.5 करोड़ ही है। तो अब ये दो सिनारियोज क्रिएट होते हैं। अब उसमें आइडियली जो फाउंडर होगा वो फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जो 10 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहा है फॉर एग्जांपल, उसके साथ डील नेगोशिएट करेगा, और डील 10 करोड़ पे हो जाती है फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद में सिनेरियो ये क्रिएट होता है कि आफ्टर सारे जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है कंपनीज एक्ट में, आरओसी की कंप्लायंस की, उसके बाद में अ, अगर इन्वेस्टर जो आ रहा है, फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर आ रहा है, वो बोलता है कि मुझे 15% स्टेक चाहिए, तो 1.5 करोड़ वो अमाउंट स्टार्टअप को दे देगा, उसके बैंक अकाउंट में कंपनी को मिल जाएगा। एंड उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर को 15% स्टेक कंपनी का मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है और एक स्टार्टअप वैल्यूएशन, एक फंडिंग राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टर ने 15% कंपनी को, सॉरी 1.5 करोड़ कंपनी को दिए एंड 15% स्टेक लिया, एंड कंपनी ने अ, अपने ऑपरेशंस, अपने मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए 15% कंपनी का स्टेक डाइल्यूट किया है। अब आते हैं एक्चुअल लाइफ स्टोरी पे जोमेटो की। आज जोमेटो के बारे में सबने सुना कि जोमेटो का वैल्यूएशन हुआ, इनिशियल 2011 की कंपनी है, वहां से उसका वैल्यूएशन होते होते, सॉरी 2008 की, उससे भी पुरानी कंपनी है, बट उसका फर्स्ट वैल्यूएशन अराउंड 2010 से 13 के बीच में हुआ था, इन्फो एज ने किया था। आज लिस्टेड कंपनी है जोमेटो। एक काफी लिस्टिंग हुआ, उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जोमेटो का लिस्टिंग हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ। बट जब अपन उसकी एक स्टोरी की बात करते हैं, तो जोमेटो का फर्स्ट वैल्यूएशन अराउंड 30 मिलियन का हुआ था, और इन्फो एज ने किया था, मतलब इन्फो एज ने उसमें स्टेक अक्वायर किया था, अराउंड 57% का स्टेक इन्फो एज ने अक्वायर किया एट $30 मिलियन। फिर सेकेंड लास्ट जो वैल्यूएशन हुआ था वो 2018 में, मैं ये प्री आईपीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्टिंग से पहले की बात कर रहा हूँ। सेकेंड लास्ट जो वैल्यूएशन था वो 2018 में हुआ। और एंड कैपिटल जो है, अलीबाबा जो चाइनीज कंपनी है, अ, उन्होंने $2 बिलियन का वैल्यूएशन दिया जोमेटो को, और अकॉर्डिंगली स्टेक परचेज किया। और जो लास्ट वैल्यूएशन था वो टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जो है, अ, उन्होंने क्या 2021 में सॉरी, और $5.4 बिलियन का वैल्यूएशन दिया। तो अगर अपन देखेंगे ये फिगर्स, तो क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा थी? अब क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आता है, बीइंग अ लेमैन,
हर एक के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन किस तरीके से आ रहा है और वैल्यूएशन इतना ज्यादा बढ़ते कैसे जा रहा है। तो आइडियली होता क्या है, ये अगर आप ये सिनेरियो देखेंगे, ये इकोनॉमिक टाइम्स का स्क्रीनशॉट है। ये सारी स्टार्टअप कंपनीज जो है ये सब लॉस मेकिंग है। आज फ्लिपकार्ट, आज के दिन में भी फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग है। ये थोड़ा पुराना है स्क्रीनशॉट, बट सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं अभी भी, ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जोमेटो अभी लास्टली आज का ही रिजल्ट आया, जोमेटो कब थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट में टर्न हुआ है, बट उससे पहले ये सब लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। तो जो भी इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर ये देखता है कि स्टार्टअप की एबिलिटी कितनी है और ओवर द पीरियड वो कब प्रॉफिटेबल होगा और कितना मार्केट कैप्चर करेगा। जैसे आज कोई भी स्टार्टअप होता है तो उनका फोकस क्या रहता है कि हम कस्टमर एक्विजिशन करें, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करें, हमारा कस्टमर बेस एक मार्केट सेगमेंट क्रिएट करें, जिसकी वजह से आज के दिन में लॉस मेकिंग है, बट हल्का सा चेंज करते से आज जोमेटो ने जो ट्रांजैक्शन फीस है या डिलीवरी चार्जेस है वो जो चार्ज करता है, अगर वो थोड़ा सा चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली उसका रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो सिमिलरली हर एक स्टार्टअप का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी रहता है, जिसमें वो इनिशियली काफी लॉस इंकर करते हैं और कस्टमर अक्वायर करने की ट्राई करते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो गए या जो भी, तो उनके बीच में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक टर्म रहता है कि कस्टमर को अक्वायर करने के लिए एक स्टार्टअप कितना खर्चा कर रहा है। कोई 800 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 3000 रुपये। तो हर एक स्टार्टअप की एक एबिलिटी और कैश बर्निंग कैपेसिटी होती है, जिससे वो लोग कस्टमर को अक्वायर करते हैं और लॉयल्टी क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, ताकि ओवर द पीरियड जब लॉस जब कस्टमर एक्विजिशन लॉयल्टी और अच्छे से क्रिएट हो जाती है या उनकी मोनोपोली आ जाती है या कोई भी चीज में, तब वो हल्का सा अपना प्राइस रिविजन करके और किस तरीके से खुद की कंपनी को प्रॉफिटेबल टर्न कर सकते हैं। तो वो एंगल से देखते हैं और कोई भी जोमेटो या कोई भी स्टार्टअप उस तरीके से देख के अपना वैल्यूएशन क्रिएट करता है, और सामने जो इन्वेस्टर भी आता है वो उस एंगल से देख के एक वैल्यूएशन नंबर पे आता है। अब रिलायंस की बात करते हैं, ये भी फैक्चुअल एक्चुअल स्टोरी है। तो रिलायंस जियो जो है, अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूएशन राउंड्स इनके पुटअप किए हैं विद इन अ मंथ। अप्रैल 22 से मार्च मई 22 के बीच में फिर जियो के 5 वैल्यूएशन हुए अलग अलग। मतलब पहला वैल्यूएशन फेसबुक का राउंड हुआ, जिसमें फेसबुक ने $5.7 बिलियन पुट किए रिलायंस जियो में और वैल्यूएशन दिया $57 बिलियन का। फिर विस्टा इक्विटी आया, सिल्वर लेक आया, जनरल अटलांटिक। लास्ट केकेआर ने अप्रोक्सीमेटली $65 बिलियन का वैल्यूएशन दिया और $1.5 बिलियन पुटअप किए कंपनी के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 साल पहले मैंने ये केस इसलिए पुटअप किया क्योंकि एक ही महीने में 5 बार वैल्यूएशन हुआ है अलग अलग राउंड्स में। 64.6, 75, 66.92। अगेन सबके लिए सब्जेक्टिव है, जैसा हमने डिस्कस किया कि वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव, किसके लिए क्या वैल्यू हो सकता है, किसी के लिए क्या वैल्यू हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली स्टेक और कंडीशन नेगोशिएशन के बाद में ये सब डिसाइड हुआ है। और आज भी ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो रिलायंस जियो की वैल्यूएशन $63 बिलियन ही। तो 3 साल में भी वैल्यूएशन होती है, क्योंकि मे बी उस टाइम पे एक बार वैल्यू हो गया, फंड्स आ गए, और आज के दिन में और कोई बड़े राउंड्स किए नहीं, तो यही वैल्यूएशन पे बात हो रही है अभी। तो अब बात आती है कि वैल्यूएशन के बेस क्या रहता है डिसाइड करने के लिए। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन के कि किस तरीके से एक जजमेंट या वैल्यूएशन आता है। तो उसमें सबसे पहला आता है फेयर वैल्यू। 3 क्राइटेरिया, 3 पार्ट्स है बेस के। उसमें पहला है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स अगर होते हैं, जैसे हमने बिस्लरी की बात करी, तो बिस्लरी में आज रिलेटिवली हर एक पानी की बोतल 1 लीटर की जो है वो अप्रोक्सीमेटली ₹20 की है। तो एक ऑर्डरली ट्रांजेक्शन है। तो आज मार्केट मल्टीपल या उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो वो एक अराउंड ₹20 उसका एक फेयर वैल्यू बोलेंगे। सेकेंड आता है पार्टिसिपेंट स्पेसिफिक वैल्यू। अब अगर इसकी बात करते हैं, अगर कोई भी सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सपोज एक SaaS बेस्ड एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और
एक दूसरा टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनर है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अगर वो बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को कोई वैल्यू एडिशन दे रहा है या कोई सिनर्जी क्रिएट कर रहा है, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक एडवांटेज हो गया या कोई सिनर्जी अगर क्रिएट कर रहा है जिससे उस सॉफ्टवेयर ब्रोकिंग कंपनी जो इन्वेस्टर बनने वाला, सॉरी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, तो वो अगर कुछ अच्छे से वैल्यू डिराइव कर रही है तो उसके लिए शायद वैल्यूएशन अलग हो सकती है। वो प्रीमियम भी देने के लिए रेडी हो सकता है टू अक्वायर और टू परचेज शेयर ऑफ द डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसके शेयर्स परचेज करने के लिए वो ज्यादा वैल्यू भी देने के लिए तैयार हो सकता है ताकि उसको कोई एडवांटेज मिले, और दूसरा जो स्टॉक ब्रोकर है या जो दूसरा इन्वेस्टर स्टॉक ब्रोकर रहेगा तो उससे वो पहले कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करे। तो ये एग्जांपल हुआ पार्टिसिपेंट स्पेसिफिक वैल्यू। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए वैल्यू अलग हो सकती है। और तीसरा बेस होता है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू कब काम आता है? जनरली जब कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग होती है या लिक्विडेशन में जा रही है, क्लोज डाउन करना होता है, तब उस टाइम पे सारे जो भी एसेट्स होते हैं उस कंपनी के, तो वो कंपनी की रियलाइजेबल वैल्यू, सपोज आज कोई एसेट परचेज किया था, प्लांट पर मतलब मशीनरी परचेज की, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज थी ओरिजिनल। बट आज के दिन में वो मशीन यूज हुई नहीं है 2 साल तक, आज कंपनी को क्लोज करना है, तो मे बी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में सेकेंड हैंड मशीनरी की 2 लाख रुपए। तो उस असेट की वैल्यू हम 2 लाख कंसिडर करेंगे, ना कि 10 लाख रुपीज। क्योंकि आज उस कंपनी को क्लोज डाउन करना है तो जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है मार्केट से वो कंसिडर की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ लिक्विडेशन का। तो ये जनरली 3 बेस होता है आपको कोई भी वैल्यूएशन करते वक्त। ये तीनों बेस का ध्यान रखते हुए हमारा पर्पस क्या है वैल्यूएशन का, वो सोच के उसका वैल्यू डिराइव होता है। एक और एक्विजिशन की बात करते हैं। ये जैसे हमने पार्टिसिपेंट स्पेसिफिक वैल्यू की जो बात की, तो आज ये वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में स्टेक परचेज किया, 77% स्टेक परचेज किया, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट साइज था वो $16 बिलियन था। और आज के दिन में भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये सबसे लार्जेस्ट एक्विजिशन है। इससे बड़ा एक्विजिशन हुआ नहीं। तो एक्विजिशन के टाइम पे भी क्या वैल्यू डिराइव हो रही है, क्या वैल्यूएशन रह रहा है, तो वो M&A के केस में भी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल वैल्यूएशन जो हुई थी वो $21 बिलियन की हुई थी, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। वॉलमार्ट जो है वो ऑफलाइन बिजनेस में है, उसके बड़े बड़े स्टोर्स है यूएस में। आज उसको इंडिया में पेनिट्रेट करना था, इंडिया में आना था, और काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी फ्लिपकार्ट, अमेजन और वॉलमार्ट की इस केस में। बट पॉइंट ये था कि उनको इंडिया में पेनिट्रेट करना है और एक पूरा ऑनलाइन मार्केट क्रिएट करना है इंडिया में। तो उसके लिए उन्होंने सीधा फ्लिपकार्ट में एक्विजिशन कर दिया, एंड डायरेक्ट एंट्री इंडिया में उनकी इस तरीके से हो गई। अब एक आता है रिलेटिव वैल्यूएशन में। तो रिलेटिव वैल्यूएशन क्या रहा? अगर सिंपल रिलेटिव टर्म से हम बात करते हैं, अगेन मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप रिलेटिव वैल्यूएशन से क्या समझते हैं, और ये दो पिक्चर्स मतलब ऑरेंज और एप्पल देख के आप क्या अज्यूम करते हैं? अगेन आंसर्स ऑडियंस से। रिलेटिव का मतलब क्या रहा एक नॉर्मल देशी भाषा में? और ये दोनों ऑरेंज और एप्पल देख के आपको क्या समझ में आता है कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है? एनीवन? या तो सब समझ में आ रहा है या तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। ऑल राइट, चलो। आ, मैं ही बता देता हूँ। रिलेटिव वैल्यूएशन, रिलेटिव का सिंपल सा मतलब है कि कोई किसी से हम रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव वैल्यूएशन हुआ। तो रिलेटिव वैल्यूएशन हम आगे पढ़ते हैं। जो मार्केट अप्रोच होता है मल्टीपल्स का, तो उसमें ज्यादा रिलेटिव वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता है कि हम कोई चीज को रिलेट करके उसकी एक प्राइस आंकते हैं। सपोज आज एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डेल लैपटॉप है और एक सैमसंग का लैपटॉप है या एचपी का लैपटॉप है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस या वैल्यू डिटरमाइन होता है। तो सिमिलरली जब हम ऑरेंज और एप्पल देखते हैं, तो आज मैं सिमिलैरिटीज की बात करता हूँ तो शायद
दोनों फ्रूट हैं या दोनों सेम साइज हैं, तो या फिर ऑलमोस्ट दोनों राउंड है, मतलब ऑरेंज तो राउंड है, एप्पल ऑलमोस्ट राउंड है बट हल्का सा उसका शेप अलग है, तो ये एक हल्की डिसिमिलैरिटी हुई। और सिमिलैरिटीज में भाई दोनों फ्रूट है और दोनों का साइज सेम है, तो हम कोई भी कंपनी की वैल्यू करते हैं, सपोज आज कोई भी ओला का अगर वैल्यूएशन करना है, तो मैं सिमिलर कंपनी जैसे उबर से कंपेयर करूंगा कि दोनों का सिमिलैरिटीज क्या है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो रही हैं। या कोई भी स्टार्टअप्स में भी कोई कंपनी सिमिलर है या डिसिमिलर, हर एक कंपनी की कुछ सिमिलैरिटीज होती है। मार्केट साइज हो गया, क्या मार्केट में कितना उनका रेवेन्यू कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, प्रॉफिट्स क्या है, तो एक रेंज सिमिलर बैठते हैं। और हर एक का कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ यूएसपीज हर एक कंपनी की रहती है। तो अकॉर्डिंगली ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे वैल्यूएशन डिराइव करते हैं, तो उसका टर्म कॉइन का रिलेटिव वैल्यूएशन। तो अब रिलेटिव वैल्यूएशन जनरली जो होता है वो मार्केट अप्रोच मिला। अब ये वही वैल्यूएशन की बात, वैल्यूएशन में अप्रोच क्या यूज करनी है, हमने पहले बात किया बेस कि हम पर्पस क्या है वैल्यूएशन को डिराइव करने का। अब बात आती है अप्रोच क्या यूज करेंगे। अप्रोच हुआ मतलब अब यूनिवर्सली वैल्यूएशन की तीन अप्रोचेज है। जैसे अकाउंट्स में बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स तीन अकाउंट्स है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट्स। तो सिमिलरली वैल्यूएशन में भी इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच, ये तीनों तीन अप्रोच ही रहती है। बाकी अलग अलग मेथड्स, एन नंबर ऑफ मेथड्स हो सकती है, बट अप्रोच की जब बात करते हैं तो अप्रोच ये तीन ही रहती है। और फॉर सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट इनकम अप्रोच। तो इनकम अप्रोच में मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अगर टाइम मिला तो अपन एक रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे डीसीएफ के ऊपर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या रहता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कोई भी कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शंस किया जाता है कि कंपनी 5 साल 7 साल में किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उसका कैपेसिटी क्या है या मार्केट साइज क्या है, एक्सपेंसेस कितना इंकर करेंगे, रेवेन्यू क्या रहेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, एबिटा कितना रहेगा, ये अलग अलग चीज़ों से एक कंपनी के फोरकास्ट किए जाते हैं कि नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में कंपनी क्या परफॉर्म करेगी। और लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी में भी देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या ग्रोथ पे रहेगा। और जो वैल्यूएशन के जो फैक्टर्स रहते हैं, जो बीटा हो गया या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, वो टर्मिनोलॉजी सिमिलर इंडस्ट्री, सिमिलर सेगमेंट की इंडस्ट्रीज को कंपेयर करके एक वैल्यूएशन नंबर पे अराइव करते हैं, एक रेंज से अराइव करते हैं या नंबर पे अराइव करते हैं। उसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं कि फ्यूचर में जो भी रेवेन्यू होने वाली है कंपनी की, उसको आज प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। और आज के दिन में उसको वैल्यू, आज के दिन क्या वैल्यू रहेगी वो डिराइव करते हैं। अब जो बाकी की तीन मेथड है इसमें, रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी, मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग एंड विद एंड विदाउट मेथड, ये जनरली इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यूएशन में यूज की जाती है। और जो लास्ट है ऑप्शन प्राइसिंग, तो ऑप्शन प्राइसिंग में ब्लैक एंड स्कॉल्स हुआ या बाइनोमियल मेथड्स हुए, ये जनरली जो ऑप्शंस रहते हैं, ईसॉप्स जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया या स्वेट इक्विटी या जो भी, उसमें हम ऑप्शन प्राइसिंग मेथडोलॉजी यूज करके वैल्यूएशन डिराइव करते हैं। सेकेंड अप्रोच है मार्केट अप्रोच। जैसे हमने एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो मार्केट अप्रोच, रिलेटिव वैल्यूएशन मार्केट अप्रोच वहां पे काम आता है। तो मार्केट अप्रोच में हम कंपैरेबल कंपनीज, सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करते हैं, उनके रेशियोज जैसे रहे, पीई रेशियो हो गया या एबिटा रेशियो हो गया, रेवेन्यू मल्टीपल्स हो गए, तो वो अलग अलग रेशियोज कंपेरेबल्स को कंपेयर करके एक वैल्यूएशन अराइव करते हैं या एक रेंज अराइव करते हैं। और या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, सपोज आज एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को 10% स्टेक अक्वायर किया 10 करोड़ रुपीज में। तो सिमिलरली अगर अगर हम जो कंपनी वैल्यू कर रहे हैं वो सिमिलर लाइंस पे है, सिमिलर रेंज है, सिमिलर सेगमेंट, सब कुछ सिमिलर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन पहला वाला दूसरे कंपनी में 10 करोड़ में हुआ हुआ है, तो इसलिए आपकी भी ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का रहेगा और वैल्यूएशन जो आएगी वो 100 करोड़ हो जाएगी। तो ये एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल हुआ। और कॉस्ट अप्रोच की जब बात करते हैं तो कॉस्ट अप्रोच जो बेसिस ऑफ वैल्यू में हमने लिक्विडेशन अप्रोच देखा था, तो वहां पे रिप्लेसमेंट या रिप्रोडक्शन कॉस्ट, रिप्रोडक्शन कॉस्ट सिंपल कि हमें उस एसेट को रिप्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करने में मुझे कितना कॉस्ट रहेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये कॉस्ट अप्रोच होगी। अब
बात आती है वाई वैल्यूएशंस, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ किस तरीके से वैल्यूएशन हम यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो एक जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने इसको ब्रॉडर वे में चार कैटेगरी में डिवाइड किया कि पहले डील रिलेटेड, आज कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे हमने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की ट्रांजैक्शन की बात की, या कोई भी एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पे एक डील में वैल्यू डिराइव करने के लिए क्या परसेंटेज पे कितना अमाउंट इन्फ्यूज होगा या कितना ट्रांजैक्शन होगा, तो दैट इज डील रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सेल या परचेज हो रहा है, बिजनेस का मर्जर हो रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो यार फंड रेजिंग हो रहा है, जैसे स्टार्टअप्स में फंड रेज होते हैं, तो उसके लिए एक डील के लिए हमारा क्या वैल्यूएशन रहेगा और क्या डाइल्यूशन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डील रिलेटेड वैल्यूएशन हो गया। एक हो गया कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, रेगुलेटरी, आरबीआई में वैल्यूएशन मैंडेटरी हो जाता है। इनकम कहीं कहीं प्लेसेस में इनकम टैक्स में 11 यूए मेथड से वैल्यूएशन मैंडेटरी हो जाता है, कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा होता है तो। कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी, और कोई भी न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं या बायबैक हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है। सेबी में मैंडेटरी है, जब कोई कंपनी अगर लिस्टिंग में जा रही है तो उस टाइम पे उसका वैल्यूएशन होना जरूरी है। इंसॉल्वेंसी में आईबीसीए जैसे है, आईबीबीआई है इंसॉल्वेंसी में, वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आता है। आज अगर आपने कहीं पढ़ा हो, जैसे इंड एस आईएफआरएस आ रहा है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस है, तो अकाउंटिंग में गुडविल के लिए, इम्पेयरमेंट के लिए, या फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग पर से भी वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट रहता है। और मिसलेनियस कैटेगरी की बात करूँ, तो फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ है, सपोज फैमिली डिस्प्यूट्स हुए हैं या फिर कोई बिजनेस डिस्प्यूट हुआ है, तो वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, आज फॉर एग्जांपल रिलायंस में जब डिस्प्यूट हुआ था, तो रिलायंस डिस्प्यूट में सेटलमेंट करने के लिए वैल्यूएशन डिराइव करी थी, एंड इक्वल उस टाइम पे जो भी वैल्यू आ रही थी, इक्वल स्प्लिट करके चैप्टर क्लोज हुआ था। लिटिगेशन हुआ, स्वेट इक्विटी हुआ। और स्वेट इक्विटी का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई भी कंपनी है, उसमें एक्सटर्नल कंसल्टेंट आ रहा है जो कंपनी को काफी वैल्यू दे सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग या इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वो कंपनी का पार्ट नहीं बनना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो उस केस में हम उसको स्वेट इक्विटी देके कंपनी का पार्ट बना सकते हैं, और कंपनी की ग्रोथ के साथ उसका भी जो शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर्स, उसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि ये सब वैल्यूएशन के बारे में बात करी, अगर मैं एकेडमिक पर्पज से भी बात करूं, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर कब बन सकते हैं और उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, और उसके आगे फ्यूचर में एज अ करियर उसको आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। जो सेक्शन 247 जो है कंपनीज एक्ट का, तो उसमें ये डिटरमाइन किया कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी की या शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, तो उसमें एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट होना जरूरी है। तो अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर की क्वालिफिकेशंस क्या रहती है, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और उसको वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, तो आरवीओज रहते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेन बॉडी जो है वो आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसमें उनके साथ अलग अलग आरवीओज अटैच्ड हैं, राउंड अबाउट 10-12 आरवीओज हैं, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे जैसे मैं मेरी बात करूं, तो मैं सी इंस्टीट्यूट का जो आईसीआई बॉडी है, तो उनका एक आईसीआई आरवीओ है। वैसे सीएस का है, आईओबी इंटरनेशनल वैल्यूअर्स का एक, ऐसे अलग अलग वैल्यूएशन बॉडीज है जो इसकी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, और आप उनके साथ एफिलिएट होके आईबीबीआई के वैल्यूअर बन सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू। बाकी जनरल क्वालिफिकेशंस है कि रेजिडेंट होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और बाकी ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस एक सर्टेन जो डिफाइंड है कि सर्टेन लेवल ऑफ ग्रेजुएशन प्लस सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी टू बिकम रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है, अगर बड़ी फर्म्स कौन सी है या बड़ी कंपनीज कौन सी है जो वैल्यूअर्स हैं या जो बड़े डील्स या वैल्यूएशन करते हैं, तो बिग फोर्स हो गए, जैसे डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, आरबीएसए हो गया, बीडीओ हो गया, तो ये अलग अलग मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट फर्म्स है, टफ एंड फिलिप्स हुआ, तो ये वैल्यूअर्स हैं।
सॉरी, अल्वारेज मार्शल हुआ, ग्रैंड थॉर्टन, ये अलग अलग वैल्यूएशन फर्म्स हैं। अगर एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप अगर इसको देख रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको एक कॉर्पोरेट में अगर आपको एंटर करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप एंटर, और भी बहुत सारे, बट ये काफी अच्छे और बड़े में आते हैं। सो विद दिस, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी भी। We are open for question and answer round. If you guys have any questions, we can take up your question. आई होप आई एम क्लियर, मतलब कहीं कोई अभी तक कोई इंटरेक्शन में आके एकदम लिमिटेड ही रहा, तो आई होप आई एम क्लियर, मतलब सबको समझ में आ रहा है ना, या तो नहीं आता है या समझ में आ रहा होता है। तो अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल बी रियली ऑब्लाइज, मतलब अच्छा लगेगा मुझे कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। So meanwhile, can you please, tell us about, you how you got this passionate about, helping out these entrepreneurs and young startups? तो बेसिकली always from the inception, after, so if I talk about myself, so I was a rank holder in my CA finance. uh, so always good with the numbers हमेशा से ही पसंद थे। तो एक सीए बनने के बाद में कहीं ना कहीं फाइनेंस में स्टार्टअप्स को, बिजनेस को हेल्प करता रहता था कि डील स्ट्रक्चरिंग या किस तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर करना चाहिए, या क्या प्रोजेक्शंस या एमआईएस किस तरीके से डेवलप करने चाहिए। एंड व्हेन दिस एक अगर ये डिग्री कोर्स आया, तो आई थॉट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई टुक दिस अप। एंड 2019 में, इनफैक्ट 2017 में आई क्लियर, एंड देन 19 में अगेन दूसरी एग्जाम थी, तो दैट आई आल्सो क्लियर। एंड पोस्ट दैट आई एम हेल्पिंग स्टार्टअप्स, काफी सारे स्टार्टअप्स, राउंड अबाउट I've done more than 75 plus of valuations till date, of startups and some listed companies as well. तो और इस तरीके से या हेल्प करता रहता हूँ, वैल्यूएशंस हो गया, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग में हो गया, कहीं पे फंड रेजिंग में हो गया, तो करते रहते हैं। Sir, can you प्लीज टेल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स है ना सर, अभी आइडिया लेवल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हाँ स्कूल के हाँ। भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, नॉन टेक्नोलॉजी वाले हैं। सर, हम्म। कैन यू प्लीज टेल देम के व्हाट आर द इनिशियल things, like when they are starting up something, क्या चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए, like what kind of mistakes I would say they should avoid initially when they are getting into the startup ecosystem. हाँ, तो बेसिक जब आइडिएशन स्टेज होता है ना, मैम, तो आइडिएशन स्टेज पे जनरली होता क्या है, मैनी पीपल, मैनी, मतलब यंग ब्लड्स, सबको मतलब एक जोश होता है कि हमको खुद का कुछ करना है, एंड विदाउट वैलिडेशन ऑफ आइडिया हम उस जम कर जाते हैं व्हेन वी स्टार्ट बर्निंग द कैपिटल। तो माय सजेशन एट वेरी आइडिएशन स्टेज वुड बी कि आप सबसे पहले अपना आइडिया को वेट कराइए। मतलब यू शुड मीट, आपको मिनिमम 100-150 लोगों से मिलना चाहिए, एंड आपके आइडिया का वैलिडेशन उनको आप पिच बोल लीजिए या एक डिस्कशन बोल लीजिए। हैव अ हेल्दी डिस्कशन विद मेंटर्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में हैं, तो उनसे आप लिंक्डइन के थ्रू मैसेज करके आपके एक कम्युनिक प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आइडियाज को वैलिडेट कराइए कि वेदर दिस इज जस्टिफाइबल, और इसका फ्यूचर में हिंडरेंसेस क्या क्या आ सकते हैं, या कहीं इसके कॉम्पिटिटर्स क्या होता है, काफी बार हम ही समझते हैं हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि विद द लिमिटेड नॉलेज, बट दूसरे अगर हम किसी से मिलते हैं तो पता चलता है कि कोई और कॉम्पिटिटर है ये जो इस स्टेज में बैठा हुआ है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस उस आइडिएशन में। तो अब जैसे मैं एक बात करूं, एक स्टार्टअप है जिनको मैं मेंटर दे रहा हूँ, तो वो काफी पैशनेट है अपने आइडिया को लेके, एंड मतलब काफी बिजनेस, मतलब उसमें आगे भी बढ़ चुके हैं। बट इनिशियल लेवल पे अब स्ट्रगल आया था कि वो जो आइडिया लेके आए थे वो टाइम से थोड़ा आगे था, मतलब लोगों में एक्सेप्टेंस उसकी चीज ही नहीं थी, और वो आइडिया को पहले ही लेके आ गए थे। अब जाके वो क्या 2-3 साल हो गए हैं, तो अब प्रीमियम पैकेजिंग में है जैसे वो, तो वो अब वो एक्सेप्ट हो रहा है, और वो धीरे धीरे अब चीज आगे बढ़ रही है। तो यू शुड बी अवेयर, एंड आप ये मत समझ के चलिए कि आपका आइडिया है तो आपको इमिडिएट कोई फंड कर देगा स्टार्टअप।
मतलब एक बीच में प्री कंसीव नोशन था कि मैं कोई भी आइडिया लेके चल रहा हूँ तो मेरे को तो फंडिंग मिल ही जाएगी। तो रियल लाइफ सिनेरियोज में वैसा नहीं होता है। और पर्टिकुलरली जैसे जैसे अब इन्वेस्टर्स भी मैच्योर हो रहे हैं आज के टाइम में, जैसे मैं बात करूँ, तो अब काफ़ी वैलिडेशन करते हैं, मतलब और इजीली फंड्स नहीं मिलते। तो अगर आपको पैशन, आपका फेथ है और आपका आइडिया भी वैलिडेट हो चुका है, तो यू शुड हैव इनिशियल सर्टेन कैपिटल खुद का, कि आप अगर नहीं है तो भी आप उससे लेके आप सरवाइव कर पा रहे हैं बिजनेस में। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम टोटली एक्सटर्नल फंड्स पे डिपेंड रहते हैं स्टार्टअप में, तो काफी बार चांसेस ये है कि वो लैप्स भी हो जाए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए फंड चाहिए, और अगर आपके पास फंड्स नहीं है और फंडिंग नहीं आ रही है, तो कोई सिचुएशन या चांस नहीं रहता है फिर वो चीज। तो थोड़ा सा मिनिमम कैपिटल, पैशन होना जरूरी है ये चीज। सर अभी सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। सब लोग लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के अचीवमेंट्स देखते हैं, हाँ। और स्टार्टअप्स के अचीवमेंट देखते हैं, नए को फाउंडर्स फाउंडर्स के अचीवमेंट्स देखते हैं, बट नोबडी नोज द स्टोरी बिहाइंड द डोर्स। करेक्ट। आई इनफैक्ट दैट इज Like, द can you केस। please tell the students about it? Like, a little light on that. राइट। इनफैक्ट गुड क्वेश्चन। एंड नॉट ओनली स्टार्टअप्स, मतलब आज आप कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं एनीवेयर, मतलब आपको अगर अच्छी, आज धीरू भाई अंबानी की भी स्टोरी पढ़ते हैं जो सक्सेसफुल है, तो पीछे मेहनत, सबकी मेहनत थी। तो वो मेहनत, पेशेंस, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस, ये तीन चीज का पी का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। क्योंकि आज कोई भी स्टार्टअप बिल्ड हो रहा है या कोई भी बिजनेस बिल्ड हो रहा है या कोई भी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, तो वो इमीडिएट नहीं होता है। वो पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस और परसिवरेंस रहता है, और कंटिन्यूअसली परसिस्ट करते रहते हैं अपने आइडिया को और अपने बिजनेस को। तो और पैशन, उस चीज के लिए सबको कंबाइन करके एक पैशन, मतलब पैशन भी काफी हाई होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, 2 साल में 3 साल में थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो वो चीज नहीं चलेगी कोई भी बिजनेस में। तो ये क्योंकि सक्सेस स्टोरीज तो आप पढ़ते हैं तो वो आज की है, बट उसके पीछे 10 साल या 5 साल की मेहनत है। वो आप उनको मैसेज करो इंडिविजुअली, तब बताएंगे वो किस तरीके से मेहनत की है। तो दैट्स व्हाट, ये तीन पीस का एंड पैशनेट होना जरूरी है टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस और करियर, वट एवर यू आर डूइंग। तो या दैट्स इट। आई होप Sir, आई satisfy योर क्वेश्चन। yeah, yeah. So, sir, like, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने इतने सारे स्टार्टअप्स की और लोगों को ऑब्जर्व किया है, वैल्यूएशंस की है, तो सर कुछ तो कॉमन ट्रेड्स होंगे सबके बीच में, एज इन कॉमन ट्रेड्स, एज इन व्हाट सेंस? ऑफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। एज एन entrepreneur आई वुड से फर्स्ट थिंग इज पैशन अगेन, मतलब ही ड्राइव्स, मतलब जो भी मेन entrepreneur रहता है, मतलब अगर को फाउंडर्स हैं यहाँ पर, उनमें से जनरली एक मेन ड्राइविंग फोर्स रहता है, तो वो काफी पैशनेट होता है एंड ही कीप्स एवरीवन एंगेज। मतलब अगर कोई भी कंसल्टेंट एंगेज होता है, जैसे मैं एक्सटर्नल कंसल्टेंट हुआ या दूसरे को फाउंडर्स हुए या टीम मेंबर्स हुए, तो ही कीप्स पुशिंग देम, मतलब इतना पैशनेटली और इतना तरीके से वो सबको पुश करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बिजनेस अकेले अकेले से नहीं चलने वाला है, मतलब इट हैज टू बी कंबाइंड एफर्ट। तो सबके साथ लेके चलना, किस तरीके से बिजनेस में पुश करते रहना, कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है, कोई भी एम्प्लॉय को डिफिकल्टी या किसी को भी डिफिकल्टी आ रही है खुद को, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यू कांट बिल्ड अ बिल्डिंग विदाउट द टीम। तो टीम होना एक बहुत जरूरी है, और टीम को अच्छे से मैनेज करो, टीम को पुश करते रहना, उनको मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉमन ट्रेड एक एंटरप्रेनर या स्टार्टअप फाउंडर्स की मैं बात करूँ, तो एक ये चीज उनमें रहती है। एंड चैलेंजेस की बात करूँ, तो चैलेंजेस जैसे मैंने डिस्कस किए कि पीपल चैलेंजेस, मनी चैलेंजेस, ये सब चीजें आती रहती है, बट इसमें किस तरीके से सरवाइव करना, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी डर के कोलैप्स कर जाते हैं, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए, बट आप पेशेंटली उस चीज़ को मैनेज करो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। सो पेशेंस इज द की करेक्ट। टू एवरीथिंग।
Passion, patience, and passion. Yeah. P square is the entrepreneur trait. Correct. So we are open for question and answer session. If you guys have any question, please put your question in the chat box or in the question and answer box. अच्छा Sir, ये it बता would be दीजिए। great if you, yeah. Sorry, मैं वही ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है तो फिर एक बार हैंड्स अप कर दीजिए तो अदरवाइज काफी बार ऐसे ब्लैंक रहते तो पता नहीं चलता है, मतलब स्पीकर को भी पता नहीं चलता है। तो अगर आ रहा है तो थम्स अप, नहीं आ रहा है तो कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। आई एम ओपन फॉर इट। चलो ठीक है, आज आज कोई आंसर देने का मूड में नहीं लग रहा है So, um, sir, it would be great if you share your journey in 3-4 minutes, like how it was and सो after being a registered, I'm a chartered accountant first. So I cleared in 2014 and started my career with KPMG, a big four firm, uh, for 2 years. And then I moved to Bombay in another firm. एंड पोस्ट दैट 2017 में मैंने खुद की प्रैक्टिस, जो डैड की प्रैक्टिस है हमारी, तो वो ज्वाइन किया। एंड वी आर नाउ 32-year-old फर्म। तो एंड multiple areas we are practicing, but my core focus are startups, entrepreneurs, business structuring, advisory. So from 2017-18 onwards, my main focus area are the budding entrepreneurs and SMEs. How was the journey to become CA? CA is not, I would say, पैशन है एंड पेशेंस है तो सीए हो जाता है। अगेन अ पी स्क्वायर। It was beautiful. CA journey was beautiful. So throughout, good marks everywhere, and in CA final, I was able to achieve the rank in CA finals. So that was kind of achievement for me. Yes, I was all India 30th in CA finals. Yeah. so I think do we have any other questions? I think that's all for today's session. आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप सर को भी पूछ सकते हैं, उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप amritmehsana@gmail.com पे हमको ईमेल कर सकते हैं। प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करिए ताकि हम आपके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लाइव है, हमको प्लीज फॉलो करिए और अपडेट्स आपको हर रोज वहां मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट पे अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, आप हमको डायरेक्टली कॉल करके भी रीच आउट कर सकते हैं। कल हम यहीं मिलेंगे 4 बजे जूम प्लेटफॉर्म पर नए सेशन के साथ। सो आइए, नए सेशंस का लाभ उठाइए। जो सेशंस आप मिस कर चुके हैं वो फेसबुक पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने वाले हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं और कल 4 बजे यहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thank you. And thank you so much, everyone, for being a very lovely audience. Have a nice day, everyone. Yeah, thank you. Thank you, everyone.